अभी तक बात की कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स लीव्स में होती, पर क्या ऐसा भी है कि कुछ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अदर पार्ट्स में होती है? आंसर है हाँ। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस में होती हैं। ऐसा पर्टिकुलरली डेजर्ट प्लांट्स में होता है क्योंकि इनकी लीव्स इस तरह के स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाती हैं। ऐसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस में होती है। इस लीफ को देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की लीव्स ऐसी ही होती हैं। इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो इस लीव्स में बहुत सारे स्टोमेटा होंगे, बहुत सारे टाइनी पोर्स होंगे। इसलिए इस तरह की लीव्स में से ट्रांसपीरेशन के बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है। और डेजर्ट प्लांट्स जहां पर पानी की बहुत कमी रहती है, वो अपना वाटर कंजर्व करना चाहते हैं। इसलिए डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स जो हैं वो इस तरह के स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं। इसलिए ऐसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टेम्स से होती है। हमने एक और चीज पढ़ी कि लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो क्या ऐसी लीव्स जो ग्रीन नहीं है, किसी और कलर की हैं, आपने ऐसी लीव्स जरूर देखी होंगी, क्या इन लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती? ऐसा नहीं है। कलर्ड लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। रीजन ये है कि ये कलर्ड जरूर है, पर इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट है। बस अलग कलर के जो पिगमेंट्स हैं जैसे रेड, ब्राउन, या उसकी वजह से ग्रीन कलर का पिगमेंट थोड़ा छुप जाता है, मास्क हो जाता है, पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। आपने इस तरह के स्लाइमी ग्रीन पैचेस स्टैग्नेंट वाटर में जरूर देखे होंगे। ये एल्गी है। क्या आप बता सकते हैं कि इस एल्गी का कलर ग्रीन क्यों है? बिकॉज इसमें भी क्लोरोफिल है और एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकती है फोटोसिंथेसिस की मदद से। अब आप समझ ही सकते होंगे कि बिना फोटोसिंथेसिस के आप इस लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की ही मदद से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ऑल्सो फोटोसिंथेसिस से ही प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, जिस पर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। हम सबको ये पता है कि हमारा फूड जैसे कि वीट, राइस एंड पल्सेस जो प्लांट सोर्सेज से मिलता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स तो फोटोसिंथेसिस में बन जाते हैं, पर बाकी न्यूट्रिएंट्स का क्या? व्हाट अबाउट फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से बनते हैं प्रोटीन्स और फैट्स। पर हम ये भी जानते हैं कि प्रोटीन्स में नाइट्रोजन भी होती है। तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? तो प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलने के लिए दो सोर्सेज हैं। एक फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, या खाद जिसे हम कहते हैं, जो हम सॉइल में डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन होती है और इस तरह से सॉइल को नाइट्रोजन मिल जाती है और प्लांट्स उससे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी एक और बात जो आपको पता होगी कि एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, पर प्लांट्स इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हैं, वैसे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए लेग्यूम प्लांट्स जैसे कि पल्सेस हो गई, मूंग, पीज, इन सब प्लांट्स की रूट्स में एक बैक्टीरिया रहता है जिसे हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके ऐसी नाइट्रोजन में बना देता है जिसे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से इन दो तरीकों से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है। तो देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में रहता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है और यूजेबल फॉर्म में सॉइल में रिलीज कर देता है।
ऐसी फॉर्म में जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं और प्लांट्स फिर नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते, तो ऐसे प्लांट्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ऐसे कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं पैरासिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड सेप्रोफाइट्स। चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। आपने कभी इस तरह की बेल देखी है किसी पेड़ पे, येलो कलर की? इसे कसकटा और अमर बेल कहते हैं। ये अपना फूड खुद नहीं बना सकती क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो ऐसी बेल प्लांट पर क्लाइम कर जाती है पूरी तरह से, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं येलो कलर की, और इस प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को ही एब्जॉर्ब करके अपना काम चलाती है। तो जिस प्लांट या ट्री पे ये बेल लगती है उसे कहा जाता है होस्ट प्लांट, और क्योंकि ये बेल अपना सारा न्यूट्रिएंट इस प्लांट से ले रही है तो इस बेल को कहा जाता है पैरासाइट, और ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है पैरासिटिक प्लांट्स जो अपने न्यूट्रिएंट्स किसी और से लेते हैं। अब हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स खा सकते हैं। Isn't it interesting? एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। ये देखिए, ये पिचर प्लांट की लीफ है। ये लीफ इस तरह से मॉडिफाई हो जाती है, इसमें एक लिड है और इस तरह का पिचर है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे आता है, ये लिड क्लोज हो जाती है और इस प्लांट में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी मदद से वो इन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है, यानी कि जैसे कि कोई एक्सक्रीटा पड़ा हो, कोई लीव्स पड़ी हो, ब्रोकन ट्विग्स हो या फूड आर्टिकल्स पड़े हो, ऐसे डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है सेप्रोट्रॉप्स, और इस तरह के न्यूट्रिशन को कहा जाता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मशरूम जो कि एक फंजाई है, वो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती है। तो हमें अब तक ये तो पता है कि सॉइल से वाटर और मिनरल्स लीव्स तक जाते हैं, पर अगर इसी तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए न्यूट्रिएंट्स हमेशा एब्जॉर्ब होते रहे तो एक दिन तो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में खत्म हो जाएंगे। वाटर तो हमें फिर भी रेनफॉल से वापस मिल जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे ये न्यूट्रिएंट्स दोबारा से सॉइल में रिप्लेनिश होते हैं, यानी दोबारा से सॉइल में ऐड किए जाते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के द्वारा। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर एटसेट्रा। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ये सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में दोबारा ऐड कर देते हैं। दूसरा एक और चीज है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन की फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर्स के द्वारा भी डाला जाता है और नाइट्रोजन की फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया भी करता है। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सो लेग्यूम प्लांट जिसकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अवेलेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और उसी तरह से लेग्यूम प्लांट इस बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल करा रहा है और प्लांट इस बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर दे रहा है। तो इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, इसे कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक और एग्जाम्पल है लाइकेन। ये लाइकेन है, इसमें फंगस और अलगी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। फंगस अलगी को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है और वहीं अलगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फंगस को फूड प्रोवाइड करती है। तो इसके साथ हमने सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिए हैं।
लेकिन चैप्टर खत्म करने से पहले आपकी बुक में प्लांट सेल के बारे में ब्रीफली कुछ बताया गया है, चलिए उसे भी पढ़ लेते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल से बने होते हैं। इन सेल्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। ये एक सेल का डायग्राम है। ये सेल एक थिन बाउंड्री से एनक्लोज्ड होता है और जिसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और सेंट्रली लोकेटेड ये जो स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये इंफॉर्मेशन थी प्लांट सेल के बारे में।